तो है गाइस, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के एक प्रोग्राम को लेके। तो इन्होंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था असिस्टेंट मैनेजर का। तो ये काफ़ी लंबा टाइम से ये चल रहा था और अभी रिसेंटली इन्होंने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मतलब उस डेजिग्नेशन की। तो मैं नहीं बनाना चाहता था इस पे वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा टॉपिक पे वीडियो है। मतलब बहुत पहले नोटिफिकेशन जब आया था, कुछ अराउंड 6-7 दिन पहले ही आ गया था। उस टाइम से ही धड़ाधड़ वीडियो आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी लोग मुझसे पूछने लगे कि भैया प्लीज़ आप भी बता दो, क्योंकि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है। तो फिर मैंने भी सोचा कि शायद कुछ मिसकंसेप्शन है मार्केट में अभी भी इस आईडीबीआई बैंक को लेके। स्पेशली प्रोग्राम तो खैर ठीक है, लेकिन आईडीबीआई बैंक को लेके भी कुछ मिसकंसेप्शन है। तो सब पे नज़र डालेंगे और एट द एंड मैं पूरा अपना व्यू पॉइंट भी दूंगा कि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम कैसा है, तो आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम पे पहले नज़र डाल लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ होने वाला है। तो अगर मोड ऑफ एजुकेशन का बात करें तो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफलाइन, मतलब आपको कैंपस जाके वहाँ पर प्रॉपर क्लासरूम का प्रोग्राम होगा एंड देन यू विल गेट इंटर्नशिप, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड देन फिर आपका जो प्रॉपर जॉब चालू होगा। तो ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पर ना जोन डिवाइड किया हुआ है, मतलब जो 4 जोन है, 2-2 जोन करके इन्होंने 2 अलग कैंपस सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो मान के चले कि यहाँ इन्होंने दिया है कि साउथ एंड वेस्ट जोन जो है, इन दोनों जोन से जो कोई भी आएंगे वो आप MGES जो कैंपस बैंगलोर का है, मतलब वही मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सेंटर जो है आपका, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और जो नॉर्थ एंड ईस्ट जोन से हैं वो आपका NEIPL का कैंपस जो है वो ग्रेटर नोएडा पे है, निट्टी का बोलते हैं। तो ये ग्रेटर नोएडा पे है, तो वहाँ पर आपका एजुकेशन होगा ये 2 जोन का। तो जो प्रॉपर लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा कि नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ और वेस्ट में ये कौन कौन से स्टेट या सिटी आते हैं। तो आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी इन्होंने ठीक ही ठाक रखा है, लेकिन अपर एज लिमिट हो सकता था थोड़ा और बढ़ता। इनका एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर्स से मैक्सिमम जस्ट 25 ईयर्स। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है फॉर SC/ST 5 ईयर्स के लिए। OBC NC अगर है, नॉन क्रीमी लेयर तो 3 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स तक का। और यहाँ क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है बस है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है, ठीक है। मतलब आप पास है, मुंह उठा के पहुँच जाओ और सबको मौका मिल जाएगा। तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर कोई मिनिमम मतलब मार्क्स का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो आगे नज़र डालते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस पे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इनका कैसा है। तो मैंने 3 स्टेजेस ऐसा लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली फर्स्ट स्टेज को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का स्टेज है। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ पर SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए बस 200 रुपये का फ़ीस है, और बाकी जितने गरीब लोग हैं उनको 1000 देना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज है ऑनलाइन टेस्ट का। तो इसमें क्वेश्चंस आपको 200 मिलेंगे टोटल, मार्क्स भी 200 होगा, मतलब ईच क्वेश्चन हैज़ 1 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के बराबर है। नेगेटिव मार्किंग भी होगा, सो 0.25 है एक क्वेश्चन गलत करने पे। मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका सीधा कटता है। और ये सारा कारनामा करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, अगर मान लीजिए टेस्ट आपका क्लियर होता है, तब आप पहुंचते हैं राउंड 3 पे। स्टेज 3 होगा, वो होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हिंदी या इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि आप कौन सा लैंग्वेज कंफर्टेबल है। और जो इंटरव्यू है ये मैक्सिमम मार्क्स है इसका 100 मार्क्स का, जिसमें से क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो है 50%। और जो SC/ST OBC PWD कैंडिडेट है उनके लिए 45%। अब यहाँ पर देखने वाला बात ये है कि ऑनलाइन जो टेस्ट होगा ना, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, पहली बात यहाँ तो कोई कट ऑफ मार्क्स यहाँ मेंशन नहीं है। और इन्होंने वेबसाइट पे लिखा भी है कि ऑनलाइन टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कैंडिडेट को नहीं दिखाया जाएगा। ये डायरेक्टली जब फाइनल आपका जो होगा इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू होने के बाद जो रिजल्ट आपका आएगा तब आपका फाइनल रिजल्ट दिखाया जाएगा, कंबाइन बोथ। तो ऐसा नहीं कि टेस्ट आप दे दिए, टेस्ट के बाद आप क्लियर करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी आपका रिजल्ट जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा आपको। और ये किस लिए किया जा रहा है आई डोंट नो, लेकिन हाँ बैंक कभी कभी ऐसा रखते हैं कि टेस्ट में अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है उनका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस के बेस पे इस चीज़ को मैनेज किया जा सके। तो हो सकता है इस तरह से थोड़ा बहुत चलता है वहाँ पर, इसीलिए कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं रखा गया है। तो क्या पता कोई लोग ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर ही ना पाए। मान लीजिए 200 मार्क्स का अगर है पेपर और बस 50 ही नंबर मैक्सिमम आया,
तो 50 तो खैर बहुत कम होता है, मिनिमम एटलीस्ट जो कट ऑफ होता है जनरल कट ऑफ मिनिमम 50% से ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो 50% से भी नीचे है, मतलब 100 से भी नीचे आ जा रहा है, तो एक तरह से मतलब वो कट ऑफ तो भाई कोई काम का है ही नहीं, मतलब वो तो एलिजिबल ही नहीं है होना चाहिए उस कंडीशन पे। इसीलिए इन्होंने ऐसा रखा है कि चलो ठीक है, अगर कोई नहीं भी होता है तो मैनेज कर लिया जाएगा इंटरव्यू से, क्योंकि भाई हायर तो करना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीस को लेके। तो फीस यहाँ क्या होने वाला है इस प्रोग्राम का। फीस जो इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया है वो है 3 लाख रुपीज़ एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, मतलब जीएसटी अगर जोड़ जाड़ दे उसमें 30%, तो वो 3,90,000, मतलब आप 4 लाख पकड़ लो कि आपका 4 लाख के आसपास का खर्चा है यहाँ पर। इसमें हॉस्टल मेस का, चाय पानी का, जो भी आपका जो सब कुछ आने वाला वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होगा। तो 4 लाख रुपए इस फीस के लिए स्पेंड करना, ठीक है, ये आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करना। 3 लाख जो है वो आपका एक्चुअल फीस है, बाकी तो सब टैक्स वैक्स जोड़ जाड़ के 4 लाख हो ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट, और ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने क्लियरली वेबसाइट पे मेंशन किया है, और ये है रीइंबर्समेंट का। तो जो आप फीस ये लगाएंगे ये आपका रीइंबर्स हो जाएगा, और ये होगा कब, ये है आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीशन। तो ये जितना भी आपका जो पैसा लगा है, 3 लाख रुपए, जीएसटी हटा के बोला जा रहा है, 3 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया, वो 3 साल का सर्विस अगर आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे किया जाएगा, मतलब हर एक साल 60,000 रुपीज़ करके। तो 60 60 60 करके टोटल आपको 3 लाख रुपीज़ पे किया जाएगा इन 5 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन, और ये होगा आपका 3 साल का सर्विस कंप्लीट करने के बाद। तो बाय दैट टाइम आपका 8 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो प्रोग्राम्स है बैंक के, टॉप प्राइवेट बैंक्स के, HDFC हो चाहे बाकी जितने भी हैं, उन्होंने इतना क्लियरली मेंशन कहीं नहीं किया है कि आपका फ़ी जो है रीइंबर्स हो जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा रीइंबर्स होने का, कितने टाइम के बाद। तो इन्होंने एटलीस्ट क्लियरली लिखा है कि आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस 5 साल का इंस्टॉलमेंट पे 60,000 के बेस पे आपका पूरा का पूरा फीस भी क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। तो उस टाइम तक आपका 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो 8 साल एक बहुत ही लंबा टाइम है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करना, और दिस इज़ गुड ऑल्सो, ठीक है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत लंबा टिकते हैं और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, और किसी भी तरीक़े से आप एक टॉप लेवल पे चल रहे हैं, मतलब आपका माइंडसेट अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो कोई अगर एक कंपनी में इतना लंबा टाइम तक टिकता है, एटलीस्ट 10 ईयर्स के बाद ही विल बी इन द टॉप पोजीशन ऑफ द कंपनी। किसी को भी एग्जांपल ले लेना, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है। इन्होंने कैंडिडेट को पकड़ के रखने के लिए ऐसा रखा है जानबूझ के कि 3 साल तो भाई वो करेंगे ही करेंगे, और बाकी के 5 साल आपको दैट रीइंबर्समेंट का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो 8 साल तक का एक तरह से आपको गारंटी है कि वो कैंडिडेट कहीं जाएगा नहीं। तो इस चीज़ के वजह से ऐसा पूरा रखा गया इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा और क्या क्या स्टाइपेंड आपको मिलेगा। तो कोर्स अगेन दिस इज़ 1 ईयर कोर्स, तो 1 साल का कोर्स होगा आपका पूरा, जिसमें से 6 मंथ्स का आपका क्लासरूम का प्रोग्राम है, ठीक है। आपको 5,000 पर मंथ करके आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा उसमें। उसके बाद 2 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा, उसमें 15-15 हज़ार रुपये करके आपको पर मंथ का रेट से स्टाइपेंड मिलेगा। और उसके बाद 4 मंथ्स का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक्चुअल सैलरी मिले या फिर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपका इंटर्नशिप से। तो ये चीज़ इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपका कितना सैलरी होगा। अब ये इसीलिए क्योंकि जो सैलरी इन्होंने लिखा है वो है मेट्रो लोकेशंस के लिए, और इन केस अगर आपका नॉन मेट्रो लोकेशन पे होता है तो सैलरी डेफिनेटली ड्रॉप होगा। तो जब ड्रॉप होगा तो उस बेसिस पे वहाँ भी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वहाँ पर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है कोई भी सैलरी। तो आप मान के चलो कि आपको एक्चुअल सैलरी मिल सकता है, वरना थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही मिलेगा जो आपका 2 मंथ्स का इंटर्नशिप का पीरियड था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और सैलरी का बात हो ही चुका है तो देखते हैं कि आपको जॉब डेजिग्नेशन क्या मिलेगा और सैलरी क्या होगा। वैसे डेजिग्नेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का मिलेगा, और ये चालू होगा ग्रेड O से। अभी ये तो भाई और भी नीचे है, तो ग्रेड O से चालू होगा। ग्रेड A होता है असिस्टेंट मैनेजर का, वहाँ से स्टार्ट होता है। ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है तो इसीलिए ग्रेड O है। और जो सैलरी इन्होंने मेंशन किया है CTC, ओके, कॉस्ट टू कंपनी, ये है 6.14 लाख टू 6.50 लाख पर एनम, और ये स्पेसिफिक है मेट्रो लोकेशंस के लिए। तो ये रेंज करेगा बिटवीन मेट्रो लोकेशंस पे। और अगेन ये फिगर देख के फिर से मत सोचने लगाना कि भाई 6 लाख है तो मतलब 50,000 कमाएंगे इन हैंड।
तो थोड़ा सा कटेगा उसमें, क्योंकि ये जो सैलरी इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। तो मान के चलो कि इसमें से लगभग 1 से 1.5 लाख, 1 लाख तो मिनिमम हट जाएगा। उसके बाद ही जो बचता है वो आपको इन हैंड सैलरी के फॉर्म पे मिल सकता है। तो इसीलिए आप ये मत सोचना कि आपको 50,000 के आसपास होगा। और अगर आपको रूरल लोकेशन मिलता है, ठीक है, तब तो भाई आपको सैलरी और कम होने वाला है। यहाँ से और आप लगभग 50,000 या 1 लाख रुपए तो और उसमें कम कर दो, उसके बाद उसमें डिडक्शन करना। तो इसीलिए सैलरी पे आप फोकस कर लेना कि मिनिमम 40,000, मेरे हिसाब से 40,000 तो मिलना ही चाहिए। 40,000 या उससे ऊपर ही मिलेगा, हो सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये मेट्रो लोकेशन के लिए, हाँ 40,000 मतलब मेट्रो लोकेशन के लिए। थोड़ा सा कम नॉन मेट्रो पे जा सकता है। तो ये था सैलरी का और डेजिग्नेशन का। आगे चलते हैं जल्दी से और बात करते हैं वैकेंसीज और सर्विस बॉन्ड को लेके, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। और वैकेंसी जो इन्होंने पब्लिश किया है वो है 600 सीट्स का, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि ऑफर लेटर जो होगा वो फर्स्ट 400 कैंडिडेट्स को दिया जाएगा पहले, और उसके बाद जो होगा ऑफर लेटर मतलब क्या, मेरिट लिस्ट पे जो ऑफर लेटर आएगा, मतलब आपका एडमिशन का लेटर, आप समझ लो कि ये जो आएगा वो फर्स्ट 400 कैंडिडेट्स को मिलेगा, और उसके बाद रिमेनिंग 200 को दिया जाएगा एज पर बैंक्स रिक्वायरमेंट। अब देखो, कोई भी कंपनी अगर है, चाहे बैंक ही क्यों ना हो, वहाँ पर इंटरनल हायरिंग भी चलता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि मान लो अगर कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ, इस सिचुएशन के लिए, अगर कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे है तो पहले उसको दिया जाएगा ऑप्शन कि आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए प्रमोट हो रहे हो, तो पहले उसको उठाने का कोशिश किया जाएगा। उसके बाद में इस जॉब को, इस पर्टिकुलर सीट को बाहर भी मार्केट में पब्लिश किया जाएगा, चाहे वो थर्ड पार्टी हो सकता है या फिर किसी कॉलेज में जाके वहाँ पर कैंपस हायरिंग हो सकता है उस पोजीशन के लिए। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये 200 सीट को ऐसा रखा गया है कि दिस विल बी बैंक्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो सीट होगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि कितना वैकेंसी बाद में बच रहा है, उसी बेसिस पे आपको एडमिशन लेटर दिया जाएगा। ऑफर लेटर यहाँ पर उन्होंने लिखा है वही एडमिशन ही लेटर है, आप पकड़ लो। तो ये ऐसा होने वाला है। खैर, इसमें तो कोई फेरबदल नहीं किया जा सकती, ये टोटली बैंक के ऊपर है। आगे देखते हो, जो है मेन चीज़ वो है सर्विस बॉन्ड को लेके। तो जो सर्विस बॉन्ड जो इन्होंने लिखा है ये बहुत थोड़ा खतरनाक सा चीज़ है। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हैव टू सर्व मिनिमम 3 ईयर्स, ठीक है, आपको 3 साल वहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। एंड अगर आप छोड़ते हैं उससे पहले तो आपको एक नोटेशनल अमाउंट होगा, वो होगा 2 लाख का, प्लस टैक्सेस अगर कोई भी एप्लीकेबल होता है तो इन केस अगर आप छोड़ रहे हैं 3 साल से पहले ही, ठीक है, मतलब आपको जॉब मिला प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, आपका जब चालू हो रहा है जॉब, तो उससे लेके 3 साल तक, उस बीच पे अगर आप ये जॉब को छोड़ते हैं और ये नोटिस पीरियड हटा के है, ठीक है, अगर उस पीरियड पे अब आप जॉब छोड़ दिए तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ सकता है नोटेशनल। तो ये सर्विस बॉन्ड रखने का यही बस मोटिव है कि आप वहाँ पर 3 इयर्स तो मिनिमम सर्विस देंगे, और एक कैंडिडेट को होल्ड करके रखने का एक तरीका है, ठीक है। तो आप अगर छोड़ते हैं उससे पहले तो 2 लाख का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर आपने लोन लिया है उस प्रोग्राम को करने के लिए तो वो लोन अमाउंट भी आपको पहले चुकाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो ये तो चीज़ हो गया, 2 लाख प्लस वो 4 लाख लगभग आपने लगाया, 6 लाख का तो यहाँ साफ़ हो जाएगा पूरा अगर आप छोड़ते हैं तो। इसीलिए इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको ये माइंडसेट रखना ही पड़ेगा कि आपको 3 साल तो मिनिमम वहाँ सर्विस देना ही है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना पहले कि 1 साल ये कोर्स का प्लस 3 साल, मतलब 4 साल का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। 4 साल से पहले आप कुछ भी मत सोचना कुछ करने का, छोड़ने का, तभी आप वहाँ पर जाओ। तो चलो अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ कि ये प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं जो बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी है, शायद पता नहीं वो अपडेटेड नहीं इस बात से। लोग सोच रहे हैं कि IDBI जो है गवर्नमेंट बैंक है। ये गवर्नमेंट बैंक था, यही आपका गलती है सोचने का। ये गवर्नमेंट बैंक था, अब नहीं है। 2019 जनवरी में ही इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। 2019 में ही लोग, रिसेंट मैंने कुछ वीडियोस देखा था लगभग साल भर पहले का, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस में है, हो सकता है प्राइवेटाइज। ऐसा नहीं है, RBI ने क्लियरली लिखा है, आप चाहे तो वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि ये बैंक ऑलरेडी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट बैंक जनवरी 2019 में ही, और मार्च 2019 में एप्लीकेबल हो चुका था। तो IDBI इज प्रॉपरली अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये बात ध्यान रखो। अब अगर मैं प्राइवेट बैंक्स का बात करूँ तो प्राइवेट बैंक्स में कौन है टॉप पे? HDFC, ICICI, एक्सिस, इंडसइंड, IDFC बैंक, ये सब, कोटक बैंक, ठीक है, यस बैंक, ये सब हो गया टॉप प्लेयर्स।
ठीक है, जो है प्राइवेट बैंक्स के, उन सब का कोर्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो आप एक बार चाहे तो जाके इस आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि क्या बात हो रहा है। तो वहाँ उन सब प्रोग्राम्स का क्या है, एटलीस्ट फीस तो इससे बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए ICICI का ही पकड़ लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, वो फ्री का है, ठीक है। अगर मैं ICICI का बात करूँ तो उसमें क्या लगभग कुछ 2.5 लाख के आसपास उसका फ़ीस है, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 2.5 लाख का फ़ीस है, प्लस आपको DM का ग्रेड मिलता है उस प्रोग्राम को करने के बाद। डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर का बात नहीं हो रहा है, ये तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर से चालू होगा। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 3 साल का सर्विस कीजिए आप, उसके बाद में आप जाके असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, फिर 2-3 साल का सर्विस करने के बाद जाके आपको DM का ग्रेड मिलेगा। और इस बैंक में शायद DM ग्रेड नहीं है, वहाँ पर मैनेजर ऐसा लिखा गया है, लेकिन जनरली बैंक्स में ऐसा ही चलता है, SBI हो चाहे जितने भी बैंक्स हो, यहाँ पर AM के बाद DM होता है, ठीक है। तब जाके आपको DM का ग्रेड मिलेगा। मतलब लगभग आप 4 साल इन्वेस्ट यहाँ किए, अगेन 3 इयर्स लगभग AM का पोजीशन पे, तो कितना हो गया, लगभग 7 साल। 7 साल के बाद आपको शायद DM का ग्रेड मिलेगा, अगर आप इसी जॉब में रहोगे, कंटिन्यू करोगे तब, मतलब इसी बैंक में कंटिन्यू करोगे तब। और इस आस से कि आपको वो जो प्रोग्राम का फ़ीस है वो आपको वापस रीइंबर्स करवाना है। तो टोटल ईयर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 8 साल। 8 साल का मतलब वही चीज़ हो गया कि आप उस टाइम तक आप शायद DM का ग्रेड पे पहुंचोगे। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। एक तो ये टॉप प्राइवेट बैंक्स में भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। इनका रेवेन्यू ठीक ठाक अभी चल रहा है, 25,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, जहाँ तक मेरे को लास्ट याद है, ठीक है। तो ठीक है, बैंक इज़ ग्रोइंग, ठीक ना। लेकिन अब बात समझो यहाँ पर कंपटीशन का, प्रोग्राम का लेवल का, डेजिग्नेशन का लेवल का, सैलरी का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सैलरी हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा आपको मिलेगा कंपेयर करेंगे अगर बाकी प्रोग्राम से, मतलब HDFC हो, ICICI एक्सिस वाला जो है, वहाँ से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर सैलरी बेटर मिलेगा, कॉम्पिटिटिव, क्योंकि सैलरी थोड़ा पार्ट यहाँ पर अच्छा मेरे को लगता है। लेकिन बाकी सारा चीज़ जो आप देखें, पैसा तो भाई आप कमा ही लोगे ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन पैसा के पीछे भागेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ आपका पीछे छूट जाएगा। आपका एक्चुअल कमाई जो होता है ना, आपका काम होता है कि आप कौन सा डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। वो आपको पर्सनली हेल्प करेगा आपका डेवलपमेंट में, आपको वो चीज़ ग्रोथ देता है करियर पे, पैसा ग्रोथ नहीं देता। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखना फिलहाल, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ये एज ग्रुप का। तो मान लो ये 20 से 25 साल का जो एज ग्रुप इन्होंने टारगेट किया है ना, ये बहुत ही यंग एज है, ठीक है। मतलब आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हो या तो फाइनल ईयर पे हो, फाइनल ईयर वाले भी एप्लीकेबल है इसको फॉर्म को भरने के लिए, सब्जेक्टेड कि आपका 31 अगस्त 2023 से पहले आप एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हो और पास हो चुके हो। मतलब आपको वो चीज़ इंटरव्यू पे दिखाना पड़ेगा कि 30 अगस्त मतलब 31 अगस्त से पहले आप ऑलरेडी पास्ड आउट हो, ठीक है। तो वो आपको दिखाना पड़ता है इंटरव्यू पे। तो खैर मैं ये बोल रहा था कि ये जो बहुत यंग एज होता है, ठीक ना। अब समझो बात को कि उस टाइम पे ना बहुत डिसीजन लेना करियर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि क्या करे इंसान। मतलब जॉब करे, हायर एजुकेशन पे जाए, कोई प्रोफेशनल कोई कोर्स करे, या फिर ये ऐसा प्रोग्राम करे। तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है उस पॉइंट पे। उस मोमेंट पे अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि भाई चलो ये कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आप समझिए पहले कि बर्डन क्या आएगा। 1 साल का इन्वेस्टमेंट के बाद आप 3 साल के लिए दिमाग में ये बंधे रह जाओगे कि मुझे यहाँ पर काम करना है। भाई ज़िंदगी बर्डन में कभी नहीं जीना, कभी भी नहीं जीना, ठीक है। तो समझ लेना ये यंग एज जो है ना, ये बहुत एनर्जेटिक एज है। यहाँ ऐसा ऐसा काम करो ना दुनिया को हिला सको। तो यहाँ पर वो सारा चीज़ स्टेप्स लो, कुछ नया करो, कुछ इन्वेंट करो, कुछ बनाओ, लोगों को सिखाओ, कुछ नया कोर्स करो, MBA का ट्राई करो, या फिर SBI PO हो गया, IBPS PO, मतलब जाओ तो भाई ट्राई करो सरकारी नौकरी का, सरकारी बैंक का। एटलीस्ट ये उम्र में एटलीस्ट वो तो ट्राई कर ही सकते हैं ना। उसके बाद नहीं हुआ तब जाके देखा जाएगा, ठीक है नहीं हो रहा है, देन आई विल ट्राई टू गो इनटू सच प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ऐसे करियर का डिसीजन लो, डायरेक्ट मत अंधों की तरह कूद जाओ कि हाँ भाई जाना है, प्रोग्राम करना है, ये वो। अगर आपका अच्छा है एकेडमिक्स, आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद, तो ये सब प्रोग्राम ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक में डायरेक्टली जॉब मिलता है। मैंने ऑलरेडी
इस पे वीडियो बना चुका है। जस्ट मेरा रिसेंट वीडियो इसी पे था कि डायरेक्टली बैंक में कैसे जॉब अप्लाई करें। किसी ने कमेंट में भी पूछा है कि मेरा रेज्यूमे का जो टेम्पलेट है वो कैसे बनाए, तो रेज्यूमे के लेके बहुत जल्दी एक वीडियो आ जाएगा। प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो मैं रेज्यूमे को लेके ही बनाऊंगा, तो आपको हेल्प मिल जाएगी रेज्यूमे कैसे बनाना है, ठीक है। और किसी भी प्रोफाइल के लिए रेज्यूमे कैसे बनाना है, बैंकिंग के लिए नहीं, वो थोड़ा यूनिवर्सल टॉपिक होगा कि किसी भी फील्ड पे अप्लाई करना हो तो रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा जो मैं वहाँ शेयर करूँगा। तो इसीलिए ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है, इतना क्विकली अभी डिसीजन लेने का ज़रूरत नहीं है, टाइम है, डायरेक्टली जॉब अप्लाई करो, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। इस उम्र पे कुछ अच्छा कोर्सेज करो, प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे CA हो गया, CFA हो गया, CMA हो गया, ऐसे कोर्सेज करो। ये आपके ना मरते दम तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपको लोग पहचानेंगे, बोलेंगे, जानेंगे कि भाई ये एक CA था, CFA था, या कोई भी XYZ प्रोफेशनल डिग्री इसने हासिल किया था। और ये तो प्रॉपर MBA भी नहीं है। अगर आप MBA कर लेते हो प्रॉपरली, ठीक है, फाइनेंस में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे किसी भी फील्ड पे, फाइनेंस चलो अगर लेके चलो फिलहाल, तो वो करने के बाद आपको और बेटर पोजीशन मिलेगा, ठीक ना। वहाँ ऑलरेडी आपका इन्वेस्ट अगर आप करते हो MBA में, मान लो 1 लाख 2 लाख और लगा लिया आपने, 6 लाख का कोई कोर्स आपने किया, उसके बाद अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट बेटर पोजीशन मिलेगा। DM से तो एटलीस्ट आप चालू करेंगे वहाँ पर। और MBA करने के बाद आपके पास तो ऑप्शन भी होता है कि आप कोई दूसरा सेक्टर पे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि बैंकिंग में ही करना है तो बैंकिंग में ही करते रह गए। मान लो ऑपरेशंस में जाना है, FMCG में जाना है, फिनटेक में जाना है, ठीक है, तो आप डिफरेंट सेक्टर्स पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास MBA का डिग्री है। तो ऐसा सोचो, स्ट्रैटेजिक सोचो, पैसा फालतू का बर्बाद बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसीलिए ठंडे दिमाग से सोचो, बहुत टाइम है अपने पास। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस नहीं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइक, और शेयर कीजिएगा उन सबके साथ, खास करके जो कॉलेज में है, ठीक है, उनको ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। और अगर आप प्रीवियस कॉलेज के अपने लेक्चरर्स को या टीचर्स को अगर आप ये वीडियो भेजेंगे, अगर आपके कॉन्टैक्ट में है, तो वो अपने कॉलेज के ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा उनको भी। तो थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा यहाँ पर ग्रो होने में, इस चैनल को भी। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement.